दोस्तों, अपने देश भारत का इतिहास उठाकर देखने पर हम पाते हैं कि हमारे भारत ने गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहकर सैकड़ों वर्ष बाहरी शासकों की गुलामी की है। फिर चाहे वो अफगानिस्तान से आए शासकों की गुलामी हो, या मुगल शासक, या फिर ब्रिटेन से आए हुए अंग्रेजी अधिकारी, सभी ने हमारे भारत को वर्षों तक अपने अधीन रखा। लेकिन सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आखिरकार हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अपनी आजादी की मांग को रखा ही गया और भारत के ऊपर शासन करने वाले आखिरी शासक अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया। दोस्तों, अंग्रेजी शासन भारतवासियों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। अंग्रेजी शासकों ने भारत की जो दुर्दशा बनाई, उसका भी हमारा भारत और उसका इतिहास गवाह है। आज हम आपको अंग्रेजों के शासनकाल में अपने भारत की उस दयनीय दुर्दशा के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनने मात्र से ही आज हमारी रूह कांप जाती है। पर हमारे भारतवासियों ने उस समय के कठोर अत्याचारों को खुद सहा है और इन अमानवीय प्रताड़नाओं से उस समय की औरतें और बच्चे तक नहीं बचे थे। मुगल शासन के बाद भारत में आए अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक अपने हिसाब से शासन किया। अंग्रेजों के इस शासन काल में पश्चिमी संस्कृति के साथ ही वहां के इन्वेंशन भी हमारे भारत में आए। अंग्रेजों ने हमारे भारत में बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल के साथ ही यहां मौजूद धन दौलत को व्यापार के बहाने अपने देश में पहुंचा दिया था। आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अंग्रेजों का भारतीय लोगों के प्रति क्या व्यवहार हुआ करता था। हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारत में ही रहकर हम भारतीयों के साथ रंग भेद और जाति भेद नीति को अपनाया गया। लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने के लिए भारत में कदम रखते हैं। अंग्रेजों ने अपने साथ ही भारत में आए फ्रांसीसी डचों को भारत में जमने नहीं दिया और उनके जाने के बाद पूरे भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। शुरू में तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को व्यापारिक तौर पर काफी सहूलियतें दी गई और उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया गया। लेकिन समय बीतने के साथ ही मुगल शासन का अंत हो गया और दिल्ली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तब शुरू हुआ अंग्रेजों का असली शासन, जो क्रूरता से भरा हुआ था। उनकी इस क्रूरता के किस्से ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साल 1770 में बंगाल में भयंकर सूखा पड़ा। इस सूखे से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थी, जिस वजह से इन किसानों के पास खाने के लिए अनाज और अन्य जरूरत के लिए पैसे नहीं थे। लोग अपने घर के जेवर, औजार बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे। उस समय हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लोग अपने बच्चों को बेचने तक मजबूर हो चुके थे। ऐसे में लोगों को अपनी अंग्रेजी सरकार से उम्मीद थी कि वो इस साल उन किसानों की लगान को माफ करेगी, साथ ही उनकी सहायता भी करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजी अधिकारियों ने लगान वसूल करने में कोई कोताही नहीं बरती। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वॉरेन हस्टिंग्स, जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने अपनी केंद्र सरकार को यह खबर दी कि इस साल और सालों के मुकाबले लगान की वसूली अधिक हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि भूख से व्याकुल किसानों ने आखिर किस तरह से ये लगान दिया होगा। जो लोग अंग्रेजी सरकार की ओर सहायता की दृष्टि से देख रहे थे, उस सरकार द्वारा ऐसे समय में लोगों से लगान वसूली के साथ साथ टैक्स को 10% की बढ़ोतरी के साथ वसूल किया गया। और जो लोग ये देने में असमर्थ रहे थे, उन्हें अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा जानवरों की तरह पिटवाया गया। आखिर में यातनाओं से परेशान होकर उन भारतीय किसानों द्वारा अपना सब कुछ बेचकर उस साल का टैक्स अदा किया गया। इस पूरी घटना के बारे में ऑक्सफोर्ड यूनियन में शशि थरूर द्वारा इस वाकये का वर्णन करते हुए कहा गया कि 16वीं सदी तक इस दुनिया में 2 महाशक्तियां थीं, चीन और भारत। वहीं अंग्रेजी हुकूमत के खत्म होने के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं भारत की लगभग 89% जनसंख्या अशिक्षित थी। इसी में उन्होंने बंगाल के अकाल का भी वर्णन किया। द्वितीय विश्व युद्ध और बंगाल का अकाल। बंगाल एक बार फिर से अकाल की समस्या से घिर गया था। ठीक 1770 की तरह ही लोग खाने के लिए भूख से तड़प रहे थे। इस समय भी अनाज ना तो लोगों के घरों में था और ना ही बाजारों में था। लेकिन सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में लगे सैनिकों के लिए काफी बड़ी मात्रा में अनाज को सुरक्षित करके रखा हुआ था। वहीं जब लंदन के प्रधानमंत्री विल्सन चर्चिल को जब भारत की इस कंडीशन के बारे में बताया गया, तब उन्हें यह कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं लगी। अकाल से भारतीयों को मरना उन्हें ज्यादा बड़ी बात नहीं लग रही थी। जब उनके पास बंगाल के अकाल से रिलेटेड फाइल्स को भेजा गया, तो उन्होंने इस पर जो प्रतिक्रिया दी,
उसे सुनकर आप भी अफसोस करेंगे और गुस्सा भी। उसके हिसाब से उन्हें भारतीय लोग पसंद नहीं हैं। भारतीय उस निचली नस्ल के खरगोश हैं जो केवल बच्चे पैदा करने में लगे रहते हैं। इसके साथ ही उसने अकाल की समस्या का उपहास उड़ाते हुए कि अगर भारत में अकाल की समस्या सच में इतनी गंभीर है तो अब तक महात्मा गांधी क्यों नहीं मरे। इसके साथ ही इस समय भी अंग्रेजों ने भारतीयों से लगान और कर वसूली को नहीं बख्शा था। आपको बता दें कि इस काल में हजारों की तादाद में आम भारतीय लोग मारे गए थे। भारतीय नौकरों पर अत्याचार। अंग्रेजों को नौकर रखने का शौक हमारे भारतीय नवाबों को देखा देखी आया था। वो नवाबों के इस नौकर रखने के सिस्टम से काफी इंप्रेस थे। भारत में अपना सरकारी प्रभुत्व बनाने के साथ ही उन्होंने अपने अंडर में नौकर रखना शुरू कर दिए थे। उस समय अंग्रेज अफसरों को अपनी रैंक के हिसाब से नौकर रखने की इजाजत होती थी। ये ऑफिसर अपनी रैंक के हिसाब से 2 से लेकर 4 और 50 से लेकर 100 तक नौकर रख सकते थे, जिन्हें ये अंग्रेज अफसर जाति के हिसाब से काम देते थे। उनके हिसाब से अलग अलग जातियों से अलग अलग काम कराए जाते थे, जैसे कि किसी जाति से साफ सफाई का काम करना, इसके अलावा किसी जाति से खाना पकवाना और पर्सनल हाइजीन जैसे काम लिए जाते थे। इन नौकरों से होने वाली जरा सी चूक के बदले इनसे जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। ये सभी बातें आप उस समय के मौजूद फोटोग्राफ में देख सकते हैं, जिन्हें आज हम अपनी वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, एक अंग्रेज ऑफिसर किस तरह बाट टॉवल में बैठा है और एक भारतीय नौकर उसके पैरों के नाखून काट रहा है, वहीं दूसरा खड़े होकर वहां हवा कर रहा है। इसी तरह एक दूसरे फोटो में आप देख सकते हैं कि एक खानसामा कैसे अंग्रेज अफसर को चाय परोस रहा है। इसके साथ ही अंग्रेज अफसर को ये सख्त निर्देश दिए जाते थे कि वो अपने अंडर काम करने वाले भारतीय नौकरों को ज्यादा तनख्वाह न दें, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी। नस्ल भेद और रंग भेद नीति फैलाने वाले पूरी दुनिया में अंग्रेजों को रेसिज्म या रंग भेद नीति अपनाने का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिस वजह से उन्होंने भारत के साथ साथ और उपनिवेशों में भी रंग के आधार पर लोगों को नीच का दर्जा दिया था। वहीं भारत में मौजूद ब्रिटिश आर्मी में एक ही रेस का होना कंपलसरी कर दिया गया था। या तो आप पूरी तरह से भारतीय हों या फिर पूरी तरह से अंग्रेज, तभी आपको इस आर्मी में नियुक्त किया जाएगा। ऐसे लोग जो भारतीय और अंग्रेज दोनों ही मिले जुले माता पिता की संतान थे, उन्हें इस आर्मी में भर्ती नहीं किया जाता था। वहीं अंग्रेज अफसरों को यह आदेश दिया गया था कि वो अपनी बेटियों को भारतीयों से दूर रखें, ताकि वो किसी भी भारतीय पुरुष के संपर्क में न आ सके। अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार के किस्से तो हमें काफी मिल जाएंगे। इन्हीं में एक दौर था 1857 का। इस समय मेरठ की सेना में हुई बगावत के चलते इस क्रांति की लपेट दिल्ली में ब्रिटिश सरकार तक पहुंच रही थी। इसके बाद ब्रिटिशर्स का रवैया भारतीयों के साथ बहुत बुरा हो गया था। सभी अंग्रेज भारतीयों को, चाहे वो उनकी सेना में हों या फिर उनके नौकर, शक की नजरों से ही देखते थे। इस क्रांति के बाद ही गवर्नर्स द्वारा सभी बड़े और छोटे अफसरों को सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी समय कभी भी भारतीयों को जान से मारने की छूट दे दी गई थी। कईयों को तो बेवजह ही चौराहों पर सूली पर लटका दिया गया था। वहीं बगावत की आशंका होने पर पूरे के पूरे समूह पर गोलियों की बरसात कर दी जाती थी और क्रांतिकारियों को बीच चौराहों पर जान से मार दिया जाता था, जिससे दूसरे भारतीयों की हिम्मत को तोड़ा जा सके। मुगल वंश का खात्मा। भारत में मौजूद मुगल वंश के खत्म होने में इन अंग्रेजों का ही हाथ था। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन्हीं क्रूर अंग्रेजों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग, जहां पर आम भारतीय जो शांतिपूर्ण ढंग से केवल भाषण सुनने के लिए जमा हुए थे, उन सभी पर गोलियां चलवाकर उन्हें मौत के घाट उतरवा दिया गया था। उन निहत्थे और बेकसूर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इसी बाग में स्थित कुएं में छलांग लगा दी थी। इस हत्याकांड में हजारों बेगुनाह भारतीय लोग मारे गए थे। दोस्तों, अंग्रेजों की क्रूरता के किस्से तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। इसी अमानवीय व्यवहार से परेशान होकर आखिर हमारी स्वतंत्रता के दीवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन छेड़कर साल 1947 में इन अंग्रेजों को भारत देश छोड़ने पर मजबूर किया और हमें आजाद हवा में सांस लेने का मौका दिया। हम नमन करते हैं अपने सभी क्रांतिकारियों को, जिन्होंने इस भारत को बचाने के लिए अपनी जानों तक को दांव पर लगा दिया। जाते जाते दोस्तों, कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।